तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे साथ में जो भी ज्योग्राफी की क्लास करी उसमें क्या सीखा? भारत के भूगोल में पर्वत, पठार, दर्रे यही जानने का प्रयास करते रहे, लेकिन अब इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने डिटेल में जानने का प्रयास किया, लेकिन उस हद तक नहीं पहुँचे जिस हद तक सच में हमें जाना था। कौन सा मकसद था, तो उसी मकसद को पूरा कामयाब करने का प्रयास करेंगे और चलेंगे। फिर से देखते हैं क्या होता है, भारत का भौतिक स्वरूप किस तरीके से था और कैसे हमें पढ़ने को मिलता है भाई। तो आ जाइए। आपने इसके प्रीवियस क्लास में एक चीज़ अच्छे से गौर करी होगी कि भैया क्या था, भारत का जो भूगोल है वो एक जैसा नहीं है। भारत का भौतिक स्वरूप एक जैसा कतई नहीं है। कहीं पे आपको क्या मिलेगा, कहीं पे आपको पर्वत मिलेंगे, मैदान, मरुस्थल, पठार मिलेंगे। जब भारत की यात्रा पे जाओगे तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समतल मैदान नहीं होंगे। जब भारत में जाओगे कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, तो कहीं पठार मिलेंगे, कहीं मैदान मिलेंगे, तो कहीं द्वीप समूह मिलेंगे। इसी तरीके से भारत की भूमि है। भारत का क्षेत्रफल हमने देखा, दुनिया की तमाम चीज़ें भी देखने का प्रयास किया, लेकिन अब हमें क्या जानने वाले हैं, मोटा मोटी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप POPSC, PCS, रेलवे, SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो मेरे भाई, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है। तो भारत ओवरऑल देखा जाए, भारत में तो क्या होता है कि 10.6% जितना हमारे भारत का क्षेत्रफल है, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पर्वत। और 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7% पठार, और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान पाए जाते हैं। यानी मैदान का प्रतिशत इसमें मेरे भाई ज़्यादा देखने को मिलता है। जब मैदान ज़्यादा देखने को मिलेगा तो मैदान में पैदावार, फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। जब फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, एक दिन वो आएगा। हमारे भारत देश को नदियों का देश कहा जाता है, फिर भी चाइना प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में हमसे आगे क्यों हो जाता है? कभी आपने विचार किया है? ठीक है। इस सभी पहलुओं को हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमनदियों, गहरे खंड, दुनिया की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा इतने एरिया में मेरे भाई, पूर्वी हिमालय होता है, पश्चिमी, और ये पूर्वी हिमालय, ये असम का मैदान होता है। और ये इसी असम में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। ठीक है। यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। पर्वत, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। भारत के मुख्य भू आकृति प्रदेश, भौतिक संरचना, धरातल के स्वरूप के आधार पर कितने? एक तो उत्तर पर्वतीय श्रृंखला है, प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश है, समुद्र तटीय मैदान है, और उसके बाद में द्वीप समूह। द्वीप समूह बोले तो सर, एक तो अंडमान निकोबार, ये भी द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। ठीक है। और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। आगे देखते हैं। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रेणी के एक भाग का निर्माण करता है। और आगे देखने को मिलता है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भित रूप से बृहद, नवीन एवं बनावट के दृष्टि से बलित तथा विश्व के नवीनतम ओरदार पर्वत श्रृंखला है। ये कैसे पर्वत बना था, हमने आपको एक बार बताने का पिछली प्रीवियस क्लास में प्रयास किया था कि भाई किस तरीके से यूरेशियन प्लेट की टक्कर गोंडवाना प्लेट से होती है। जो बीच में प्लेट दब जाती है वो चकनाचूर हो जाती है। चकनाचूर होने के बाद उसका जो मलबा
ऊपर की तरफ आता है, वही मलबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिलाकार होता हुआ चला जाता है, और वही बलित पर्वत कहलाते हैं। जो हिमालय बलित पर्वत है वो पुराना नहीं है, नवीन बलित पर्वत अभी बच्चा है, अभी बढ़ रहा है। तो सर पुराने कौन से पर्वत होते हैं? तो पुराने पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पुराने हमारा राजस्थान वाला है। जब भारतीय प्लेट इस प्लेट से टक्कर ही नहीं हुई थी तभी का हमारा पर्वत बना पड़ा है। तो इसे हम कैसे कहते हैं भाई? आगे देखते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, किसकी उत्पत्ति? हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई थी? भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई थी। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भित ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर महोदय ने एक नहीं बहुत समय इस रिसर्च पे बिताया कि भाई क्या था भूसन्नति। जो जीव अफ्रीका में पाए जाते हैं वो एशिया में कहाँ से आ गए? जो मिट्टी अफ्रीका में खोदने पे मिलती है वो मिट्टी भारत में कहाँ से आई? यही कोबर महोदय बताने का प्रयास करते एवं अमेरिकी भूसन्नति हेरी हैश का प्लेट विवर्तन सिद्धांत सर्वाधिक मान्य कोबर ने भूसन्नति पर्वतों का पालना कहा। ये लंबे शकरे एवं छिछले जलीय भाग हैं। कोबर के भूसन्नत सिद्धांत के अनुसार आज से 1-2 साल की बात नहीं हो रही, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति, यार बोले तो एक बहुत बड़ा सागर था जिसका नाम टेथिस सागर था। क्या नाम था? टेथिस सागर। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है, याद रखना। आगे क्या होता है? जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती थी। पृथक का मतलब होता अलग करती थी। इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर भूसन्नति इसमें जमा होते रहे। इन दोनों के अवसाद थे, जो मिट्टियाँ नदियाँ बहा कर लाती थी, कचड़ा मल मिट्टी वो टेथिस सागर में इकट्ठा होते रहे। उसके बाद में क्या होता है अब देखते हैं। इन दोनों अवसाद टेथिस जमा होते रहे। इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्लिउनुलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसी से भैया हमारा काराकोरम बना है। और काराकोरम को ही काराकोरम 2 बार काराकोरम 2 बार के का शब्द यूज हुआ, इसीलिए केटू कहा जाता है। और यही केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में? यही चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम यहाँ से इसको मैप ड्रॉ करके देखने का प्रयास करते हैं तो भाई हमें क्या मिलता है? तो काराकोरम हमारी यहाँ पे जो चोटी है मेरे भाई सबसे ऊंची चोटी है। इसी का नाम केटू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है। ठीक है, तो आपने जो अगर लोकेशन भी देख ली। अब आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं आगे इनकी परिभाषा भाई साहब की क्या कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नत जो भी था हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। हिमालय के सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्सरी युग में टेथिस सागर के अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ। अतः ये टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह यानी जन्म स्थल भी कहा जा सकता है। जहाँ टेथिस सागर है इसी को भारत की जन्मभूमि भी कहा जाता है। हैरी हैश के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार क्या हुआ था? लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में एक यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर की दिशा में गतिशील हुई। मतलब जो यूरेशियन प्लेट थी, ये से समझते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ गया नई प्लेट? ठीक है,
ये हमारी क्या रही भाई, देख लेते हैं। ये हमारे पास में थोड़ा सा कम बना है, इसको कैसे रिमूव करते हैं यहाँ से। तो भाई किस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक भारतीय प्लेट है, ये हटाओ इसे। यहाँ पे ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और बीच में बह रहा है टेथिस सागर। बीच में कौन सा सागर बहा दिया हमने, टेथिस सागर बहा दिया। अब यहाँ से एक प्लेट टूट कर यहाँ से गतिशील होती है, इधर की तरफ आती है यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो यहाँ से आने के बाद बीच में टेथिस सागर है, तो यहाँ से ये प्लेट लगातार गतिमान होती हुई आ रही है, और यहाँ पे ये टक्कर मारेगी, धंस जाएगी। जो यहाँ के बीच वाली प्लेट आप देख रहे हो, ये प्लेट ऊपर की तरफ भागेगी, कहाँ की, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस प्लेट में मोड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे, और ज्यों-ज्यों मोड़ पड़ेंगे उसी को बलित पर्वत कहा जाएगा। यही तो भूसन्नति की थ्योरी कहती है। आगे देखते हैं भाई क्या आगे कौन से विचाराधीन किसके क्या होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। जिनसे टेथित के अवसादों के बलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के योशिन ओलिगोशीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वार्टरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोन व होलोशीन कल्प में भी इसका निर्माण हुआ। आगे देखने का हम प्रयास करते हैं। हिमालय में अभी भी एक युवा पर्वत है। इसका मतलब यही होता है मेरे भैया कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो करेवा क्या होती है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप करेवा के बारे में क्या जानते हो, तो आप किस तरीके से उसको परिभाषा दोगे। तो आप भी किसी से कम नहीं हो, परिभाषा तो देकर ही आओगे। करेवा जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्व में 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को करेवा कहा जाए। छोड़ो ना, जो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे हिमालय पे है कश्मीर में, पीर पंजाल में, उसको करेवा कहेंगे। करेवा का मतलब पहाड़ी के ऊपर एक झील, ठीक है। पहाड़ी मतलब पर्वत के ऊपर, हिमालय पर्वत जहाँ पे है वहीं पे पीर पंजाल, वहाँ पे आप 150 किलोमीटर से 1850 मीटर ऊंचाई तक जाते हो तो झील आपको दिखाई देगी, उस झील का नाम करेवा होगा। आगे देखते हैं। उत्तर भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पर्वतीय पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतीय श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ी एवं नामचा बर्बा बोले तो नामचा बर्बा मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामचा बर्बा कहाँ पड़ता है, नामचा बर्बा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये रहा हमारा दक्षिण भारत का मैप। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कौन सा रहा, ये हमारे जो पार्ट रहा है ये कौन सा है, यहाँ पे यू आकार लेता है। यहीं पे नामचा बर्बा पहाड़ी पड़ती है जो कि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत टोटली आती है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी चीज़ आती है। तो भाई स्लाइड जूम हो जाए। हिमालय की पर्वतीय श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर, उत्तर तिब्बत की ओर अवतल हो गई। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल की तीव्रता हो जाती है। आगे हम देखते हैं। तो पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, आपसे पूछ ले कि भैया पर्वत श्रृंखला के बारे में बता दो, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पर्वत श्रृंखला नहीं मालूम तो भाई बेइज्जती की बात है। तो ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हो,
तो बताना तो पड़ेगा। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे सकरे पर्वत का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्लियोन, लून, काराकोरम, हिंदकुश, पामीर गांठ के अंग हैं। हिमालय का मुख्य अक्ष चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। इसकी लंबाई 2500 और चौड़ाई की बात करें तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर है। आगे भाई देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने देखा तो भाई K2 कहाँ पे है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाली पर्वत श्रृंखला यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली, फिर से आपको एक बार डार्क करके दिखा दें, यहाँ से लेकर ये वाली, इसको मेरे भाई काराकोरम कहा जाता है। और यहाँ पे ये पामीर की गांठ है और पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। क्या सर बोल दिया? बिल्कुल सही बोला। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इसी पठारी भाग के कारण भारत का मानसून करवट लेता है, ठीक है। और ये पर्वतों के ऊपर एक समतल मैदान है। पर्वत ऊंचे हैं, पर्वत को ऐसा लगता है प्रकृति ने बीच से काट दिया है, काट के एक मैदान बना दिया है। और इसी मैदान को यहाँ पे क्या कर दिया, समतल भूमि से ढक दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ज़्यादा नहीं हो रहा। जहाँ जो आप देख रहे हो इस तरीके से समतल भूमि है, पर्वत ऊंचे ऊंचे नहीं है, बिल्कुल समतल सपाट भूमि है, लेकिन है पर्वत के ऊपर। तो उसे क्या बोल दिया, पामीर का पठार। इसीलिए तो पामीर के पठार को दुनिया भर की छत कहा जाता है। तो भाई आगे देखने का हम प्रयास करेंगे, बढ़ेंगे आगे। और अगली स्लाइड यहीं पे रुकना है, थोड़ी देर हमें स्टॉप। और यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिलेगा। इंडिया का मानचित्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला कैलाश पर्वत मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहीं पे नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगी। यहाँ पे पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक है। गंगा नदी यहीं से निकलती है, गंगा नदी, यमुना नदी। और ये वाला मिलेगा उत्तर भारत का मैदान। और यहाँ पे आपको ये पूर्वी हिमालय, यहाँ पे पूर्वी हिमालय मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, लुसाई पहाड़ी, नागा, पटकाई, बुम, यही पहाड़ियाँ आपको मेरे भाई मिलती हैं। यहाँ पे आप देखोगे छोटा नागपुर का पठार, और छोटे नागपुर के पठार को खनिज संपदा, बहुत ज़्यादा खनिज यहाँ पे उत्खनन होता है। इसीलिए इसके छोटा नागपुर का पठार है। इस एक अलग नाम से भारत का रूर नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा की पहाड़ी। और यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का पहाड़ अजंता की श्रेणी है। अजंता एलोरा सुना है आपने। दक्षिण भारत का पठार, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, थाल घाट, भोर ताती दर्रे के भी नाम हैं। कठियावाड़ा प्रायद्वीप यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद में माही नदी यहाँ से निकलती है। अरावली पर्वत की जो हमने बात की थी, सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी, पाल घाट मिलेगा, कावेरी, पश्चिमी घाट, यहाँ पे ये वाले पर्वत को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बहुत बढ़िया से पानी भरा है। यहाँ पे अरब सागर और नीचे की तरफ मेरे भाई हिंद महासागर बह रहा है। भारत तीनों तरह से टोटली जल से ढका हुआ है। ढका बोले तो तीनों तरफ से जल से परिपूर्ण है। अब हिमानी या हिमनद ग्लेशियर बेटा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को ग्लेशियर कहा जाता है। क्या बोले, पृथ्वी की सतह पर विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, विशाल मतलब क्या, बहुत बड़ा, ठीक है।
बहुत बड़े ग्लेशियर जो विशाल हिमनद होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। और यही ग्लेशियर जब धीरे 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 पिघलना शुरू करते हैं, पिघलने के बाद जो इनका पानी जाता है वो ढालू इलाके में चला जाता है। कैसे जाता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये ग्लेशियर है आपके सामने, ठीक है, ये ग्लेशियर है, यहाँ पे कुछ पानी है, ठीक है। कौन सा कलर लें भाई, ये वाला ठीक रहेगा। यहाँ पे ये ग्लेशियर है, ये यार चटक नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपके सामने ये ग्लेशियर है, ये बर्फ़ की चट्टानें हैं, पिघलेंगी, पानी कहीं ना कहीं जाएगा। जब पानी जाएगा तो निचले इलाके में इधर की तरफ पानी बहना शुरू होगा। ये पानी जब मैदानी भाग में जाएगा तो इसको नदी नाम से पुकारेंगे। और एक नदी दूसरी नदी से मिलेगी, दूसरी नदी तीसरी नदी से मिलेगी। इस तरीके से कई नदियों के एक समूह को नदी तंत्र बोल दिया जाता है। क्या बोले सर? कई नदियां जब आपस में मिलते हैं तब उनको नदी तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो भाई अब फिर से चलते हैं पॉइंट के ऊपर, कहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। तो क्या होता है, आपने सारी जानकारी सीखने का प्रयास किया, अब हम बैक आ गए और यहीं पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हिमनद सीख रहे हैं, ठीक है। तो हिमनद की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा यानी स्नो लाइन की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई, माफ करिए, विशाल हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर, पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। अधिकांश हिमालय 4 से लेकर 5 किलोमीटर लंबे और एक सही 1/2 से लेकर 4 किलोमीटर चौड़े, किंतु मोटाई भी अधिक होती है। प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक पिघल जाते, इनका पानी नदियों में चला जाता है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, गंगोत्री ग्लेशियर बहुत ही स्पीड से पिघल रहा है। ऐसा लगता है ऐसे स्पीड से पिघलता रहा तो एक दिन वो आएगा जो गंगा नदी का पानी कम हो जाएगा। गंगा नदी का पानी कम होते ही हमें करोड़ों प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा, ऊपर वाला बताएगा, ठीक है। और आगे क्या होता है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है जिसे शारदा काली नदी बोले तो हमारे यहाँ यमुना नदी बोली जाती है। भाई यमुना नदी को काली नदी कहा जाता है, ये निकलती है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई वो कौन से ग्लेशियर कहाँ पे, ये बता दो, बस मोटी मोटी नज़र में याद रखो, हो जाएगा। जब आप एक बार पढ़ोगे 4 विकल्प देखोगे तो आसानी से करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर बेटा होता है काराकोरम में, माल्टोरो काराकोरम में, हिस्पार काराकोरम में, और कौन सा काराकोरम में आता है, वियाफो काराकोरम, बातुरा काराकोरम, चोंगोलुंगा काराकोरम, और खारदोपिन काराकोरम, रिमो कश्मीर, और कौन सा आता है पुनहा कश्मीर। और इतने सारे ग्लेशियर हैं। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम नेपाल में पड़ता है, और मिलाम कुमायूं ये सभी पढ़ते हैं। इसके बाद में हम थोड़ी सी जानकारी और लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप ऑफ इंडिया। यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से यहाँ से जाता हुआ यूँ हमारा इंडिया का मैप है। हम ये नहीं कह रहे ये कौन सा अक्साई चीन है, पीओके वाला पार्ट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम कभी न कभी तो वापस करेंगे तो तब हमारे अंडर में आएगा, तब तक देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे केटू है, आपने क्या देखा, यहाँ पे ये केटू बहुत भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है। यहीं पे कुछ ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वो कौन से ग्लेशियर हैं, यहाँ पे बातुरा, हिस्पार, खारदोपिन और चोंगोलका और बलतोरा ग्लेशियर
और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सियाचिन वाला ग्लेशियर, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका श्रीनगर है और यहाँ पे लेह है, लद्दाख है, ठीक है। और क्या आप देखे होगे, भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत का सबसे ठंडा स्थल लद्दाख है। और यहाँ पे आप देखने का प्रयास करोगे तो यहीं पे चीनी लोगों ने यहाँ पे ये घटना घटित कर दी थी कुछ समय पहले, अपने आदमियों को भेजकर अटैक वटैक करवा दिया था, ठीक है। आगे क्या हमें देखने को मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में कई छोटे छोटी नदियाँ स्थित है। इनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और बातुआ प्रमुख हैं। और चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में बात करें तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर में पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया, गांधी सरोवर के नाम से इससे जाना जाता है। अब देखते हैं शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है बेटा? तो नेपाल में। K2 कहाँ है? भारत में। इसका नाम गाडविन ऑस्टिन K2 है। कंचनजंगा भारत में है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा भारत में। नंदा देवी भारत में। कामेत भारत में। नामचा पर्वत भारत, अरुणाचल प्रदेश। और क्या है? गुरुला मंदाता, ये तिब्बत में पड़ता है। आगे देखते हैं मेरे भाई क्या होता है बच्चों। यहाँ से बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कौन सी घाटियाँ होती हैं उसके बारे में भी तमाम प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी हिमालय वाला पोर्शन होता है, उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अपसादी शिलाओं से हुआ है, जहाँ टारेश्वरी तृतीय युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की सेलें पाई जाती है। यह सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी प्रमुख नदियों का जन्मदाता है, जो भी आप कह सकते हैं। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो जोन, इंडो सांगपो बोले तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और चाइना होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से यू आकार की घाटी से प्रवेश करती है, ठीक है। हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल। काराकोरम श्रेणी को एशिया के रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इस श्रेणी को भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन K2 घेरा है। 8,611 मीटर स्थित है। गाडविन ऑस्टिन K2 को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित सियाचिन 72, बियाफो 63 किलोमीटर, पाल्फो 62 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, ये चारों काराकोरम श्रेणी के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। आगे देखते हैं विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम की बात करें तो काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु तथा इसकी सहायक श्योक नदियाँ मध्य विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी जास्कर लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है, जो कि वंजू नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब देखते हैं घाटी किसे कहते हैं भाई। घाटी के बारे में तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदान को घाटी या वैली कहा जाता है। भूगोल के नदियों को उपजाऊ मैदान को भी घाटी नाम से पुकारा जाता है। तो हम घाटी कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। एक तो पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई, एक तो ये वाली पर्वत श्रृंखला हो गई, दूसरी ये वाली हो गई। अब बीच में जो मैदान बचा है
इस मैदान को घाटी के नाम से संबोधित करेंगे। इस मैदान को क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। ठीक है। तो आगे क्या होता है, जब इस मैदान को घाटी बोलेंगे तो इस तरीके से कहाँ पे कितने प्रकार की कौन कौन सी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चुम्बी घाटी, ये वाली चुम्बी घाटी रही। ठीक है। कहाँ है? ये वाली आपकी चुम्बी घाटी रही। इसके बाद में तो ये वाली कौन सी नदी है भाई साहब? घाटी कौन सी है, कहाँ पे है? ठीक है। तो हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। ये चुम्बा, भारमोर, डलहौजी, ये प्रमुख घाटियाँ हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। ठीक है। और चलिए भाई देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। जब आगे जाएंगे तो हमें कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो बृहद, महान, आंतरिक और हिमालय। तो यह हिमालय की सर्वाधिक सतत एवं ऊंची श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। इसकी चौड़ाई 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है, जो कि मुख्यतः रवेदार आग्नेय तथा कायांतरिक सेलो ग्रेफाइट ड्रिफ्ट नीच से निर्मित है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनी होती हैं। और ये हिमालय कहाँ पाया जाता है? तो इसका विस्तार कहाँ से है? ये सिंधु नदी के गार्ज से लेकर, सिंधु नदी बोले तो जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इसको बृहद हिमालय कहा जाता है। ठीक है। और भाई कई स्थानों पे इसे अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो कौन से स्थान पे इसे कौन से नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ पे? यहाँ पे भाई कहीं पे इसे सांगपो, भ्रंश और ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो कहीं और यहाँ पे इनमें से एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। 8848 मीटर। कंचनजंगा 8598 मीटर। नंगा पर्वत, नंगा देवी पर्वत, नामसा पर्वत आज महत्वपूर्ण इसके शिखर हैं। ठीक है। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई? बृहद हिमालय, लघु हिमालय में मेन सेंट्रल ग्रोथ है। ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 3 किलोमीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर तक का ऊंचा होता है। उसकी ऊंचाई समुद्र से नापी जाती है, समुद्र लेवल से। यह हिमालय की सबसे कटी छठी श्रृंखला है। इस श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित पर्वतीय शैलों से हुआ है। और आपने इतना तो जान सकते ऊंचाई इसकी इतनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? पीर पंजाल, धौलाधन, नागटिया, महाभारत इसी के प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित 2 प्रमुख दर्रे बुर्जिल, बनिहाल दर्रा, जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से गुजरता है। इस श्रेणी में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटी स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद में आता है उप हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक। ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। तो आगे क्या होता है? ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से निर्मित नदियों द्वारा लाए गए 80 बड़े अवसादों से बनी है।
यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे दून, देहरादून और कौन से कोटली दून और पाटली दून, ये हरिद्वार, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कश्मीर हिमालय की बात करें तो मेरे भैया कश्मीर हिमालय, यहाँ पे सतलज सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई होती है 560 किलोमीटर, और ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई इसकी होती है लगभग में 400 किलोमीटर। यह कश्मीर हिमालय हिमाचल प्रदेश कश्मीर से लेकर HP हिमाचल प्रदेश तक फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल द्वारा श्रेणी सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पे बूलर, खारे पानी की झील और पांगोंग झील, पेंगयांग झील पाई जाती है। यहीं से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे पंजाब हिमालय देखने को मिला, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ से निकलती हुई सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकल के यूँ आती है, ये आपको देखने को मिल जाता है। कुमायूं हिमालय की हम बात कर लेते हैं तो कुमायूं या सतलज नदी तथा काले नदी के मध्य 220 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो इसके आगे की बात करें तो नंदा देवी, इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मागा, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेर यहीं के प्रमुख चोटियाँ। गंगा यमुना नदियों का ये उद्गम जो होता है गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं से होता है और ये हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कभी ये उत्तराखंड भी यूपी का पार्ट हुआ करता था। नैनीताल, भूमिताल, सातताल झीलें, माना, नीति दर्रा यहाँ पे है। नेपाल की बात करें तो यहाँ से काली नदी तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर की लंबा विस्तृत जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई, यहाँ की हिमालय की ऊंचाई अत्यंत कम है। इसका लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर एरिया। इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको यहाँ पे स्किप करने के बाद हम चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। तो प्रायद्वीपीय पठार में क्या हो हमें देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकार, मेज का आपने देखिए मेज की आकार कुछ इस तरीके के आकार का। अब इसको ये मेज क्या आकार नहीं बना क्या, हटाओ इसे, यहाँ पे लाओ। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की मेज होती है और मेज में पैर भी होते हैं। यहाँ पे इसे सपोर्ट देने के लिए जो भी है, हमें बनाना नाना आर्ट आती नहीं तो भाई हमने कैसे इसको, तो यहाँ पे ये मेज की आकार की कुछ होती है, इसको ही पठार कहा जाता है। ठीक है, कहाँ खसक गई स्लाइड। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब हम भारत के अंदरूनी भाग में प्रवेश करते हैं। प्रायद्वीप बोले तो भारत का जो यहाँ से लेकर यूँ पार्ट है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार एक मेज के आकृति वाला भूभाग जो कि पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय रूपांतरित सेलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड को प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग माना जाता है। आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक जटिल सेलों से निर्मित है। इस मध्य धारवाड़ स्थाकर चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलोजोइक कल्प से संबंधित है। ठीक है, या गोंडवाना भूमि के टूटने के अपवाद के कारण बना। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय को भूमि का एक हिस्सा आगे देखने का प्रयास करते हो तो हमें देखने को मिला दक्षिण भारत का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है, 3 भुजाओं का है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पठारीय भाग हमने देख लिया और उसके बाद में देखेंगे सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली का पर्वत है। और
ये अरावली का पर्वत उस समय का है जब हिमालय बना भी नहीं था। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। वे बहुत लंबी अपरदित एक खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू के पास। तो भाई अब हमारा जो क्लास का मेन टॉपिक रह गया है वो दर्रा रह गया है। आप किसी एक क्लास में दर्रा को भी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। दर्रा किस तरीके से होते हैं, दर्रा किसे कहा जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग देखने का एक बार फिर प्रयास करेंगे। उसके पहले हम नदी तंत्र पढ़ेंगे। नदी तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदियों का जल कहाँ से आता है, किस तरीके से गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। प्रॉपर तरीके से मज़ा आएगा। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ना बैठा तो भाई बाधा है हमारा, बिल्कुल बैठा के रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।